खंड ब में हमें लघुरात्मक प्रश्न दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। तो यहाँ देखो चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, √2 को परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। तो इसको करना कैसे है वो समझ लो। सबसे पहले हम मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम किस में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टे में लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो √2 को मैं a/b के रूप में लिख सकता हूँ, बट्टे में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये परिमेय है ना। जहां पर a और b में कैसी संख्या ले रहा हूँ, a और b यहाँ सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य क्या होती है तो इसको भी समझ लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिया 3/2, ठीक है। तो इन दोनों में ऐसी संख्या बताओ जो दोनों को डिवाइड करे, जिनमें दोनों का भाग जाए। तो केवल एक ऐसा है जिसमें दोनों का भाग जाएगा, दोनों में भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो वे संख्याएं जिनमें दोनों में केवल एक का ही भाग जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a और b कैसी संख्या लेनी है, सहअभाज्य संख्या लेनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ √2 पर वर्ग करेंगे तो इधर a/b में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। √2 का वर्ग क्या होता है, तो इस वर्ग से ये वर्गमूल जो है कट जाता है और हमारा उत्तर आ जाता है 2, ठीक है। और a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a⁻2, b का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b⁻2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये बट्टे में b⁻2 है इसको इधर ले जाएंगे, तो ये भाग में है तो इधर किस में आएगा, गुणे में। तो ये यहाँ पर हो गया 2 × b² = a², ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को, ये गुणे में है तो इधर भेजूंगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b² = a²/2। अब हमने एक परिमेय पढ़ रखी है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। परिमेय क्या पढ़ रखी है कि अगर जो 2 है वो a² को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 है, क्योंकि हम 2 का भाग दे रहे हैं ना, तो 2 जो है वो a² को विभाजित करता है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये प्रमेय है, ये पहले से एक प्रमेय है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये एक प्रमेय है, इसके अनुसार हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 का भाग जा रहा है, अब 2 का भाग कब जाएगा, जब यहाँ पर a² के अंदर 2 गुणनखंड होगा, यानी यहाँ 2 का गुणा होगा तभी तो 2 का भाग जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि माना कि जो a है वो 2 × c के बराबर है, ठीक है। ये चीज मैं वापस समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, a² जो है उसको कौन विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। अब 2 कब विभाजित करेगा, जैसे मान लो यहाँ पर a की जगह 2² था, है ना, तो 2² में हमने किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया। तो 2² का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 और नीचे बट्टा 2 है, 2 से 2 तभी कैंसिल होगा जब भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर a को क्या मान लेते हैं, a को यहाँ पर 2 की जगह 2 और 2 की जगह इसको हम c मान लेते हैं, यानी a बराबर इसको 2 × c हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी c को जब मैं 2 से गुणा कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा, इसलिए हम इसको ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, ये a का जो मान है 2c वो रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, b² = a²। तो a की जगह हो गया कोष्टक, ऊपर घात 2 और बट्टे में 2, और a हमने क्या माना, a हमने 2c माना, तो यहाँ कोष्टक में आ जाएगा 2c। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और c का वर्ग कितना हो गया, c⁻2 बट्टा नीचे कितना है 2, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमें कितना मिल गया, 2c² मिल गया, है ना। यानी हमें मिल गया b का वर्ग बराबर 2c का वर्ग, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस 2 को इधर भेजना है। तो यहाँ पर
ये गुणे में है, इधर भाग में आएगा तो ये हो गया बी स्क्वायर बट्टा 2 बराबर सी स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो ऊपर समीकरण 1 में देखने को मिल रहा था कि भाई 2 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है और यहाँ पर 2 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो यही लाइन आपको वापस लिखनी है, यहाँ 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, 2 बी को भी विभाजित करेगा। और ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, जो कि विरोधाभास है, ये लाइन आपको लिखनी है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास, भाई हमने स्टार्टिंग में क्या माना है कि ये ए और बी जो है वो सह अभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता, जबकि इन दोनों में इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो हमने ये √2 कल्पना की है कि ए बट्टा बी जो है √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब हमने गलत कल्पना की है। अतः √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देना आप, इसको हटा देते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लिख देना पूरा इसको। और अगर आपको और भी अच्छे से समझना हो तो मेरे इसके चैप्टर के वीडियोज बने हुए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको √2, √3, √5 सबके जो है इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर इसको आराम से देख सकते हो। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है, यदि बहुपद 6x की घात 2 -3 -7x के शून्यांक 3/2 -1/3 है तो शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ हमें क्या दिया, बहुपद जो दिया है, इसमें आप बहुपद को ध्यान से देखो। बहुपद को हम px से लिखते हैं, 6x की घात 2। ठीक है, फिर देखो -7x पीछे दिया है तो इसको -7x को आप आगे ले लो, फिर -3 इसको पीछे ले लो। ठीक है, ये सही क्रम है इसका। इसके शून्यांक हमें दिए, यानी हमें यहाँ अल्फा 3/2 दिया है और बीटा जो है वो हमें -1/3 दिया है, यानी ये दोनों शून्यांक हमें दिए हुए और हमें इनके शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो अब देखो गुणांक क्या होते हैं, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि यहाँ x की घात 2 का जो गुणे में संख्या है उसी को हम x की घात 2 का गुणांक बोलते हैं और इसको हम a से लिखते हैं। तो a हमें कितना दिया है, 6 दिया है। फिर x के गुणांक को हम क्या लिखते हैं, b से लिखते हैं और x का गुणांक कितना दिया, -7 दिया। और अचर पद के गुणांक को हम c से लिखते हैं और अचर पद का गुणांक हमें कितना दिया, -3 दिया। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, ए, बी और सी इन सब के मान हमें दिए हुए हैं। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ अल्फा कितना दिया, 3/2 दिया, मान रख दो, प्लस बीटा कितना दिया, -1/3 दिया, तो माइनस में कोष्टक में रखो इसको, बराबर यहाँ सूत्र का माइनस है तो माइनस, बी हमें कितना दिया, -7, तो ये सूत्र का माइनस है और बी का मान कितना है, -7, तो इसको कोष्टक में डाल दो, बट्टा ए का मान कितना है, 6, तो यहाँ आएगा 6, फिर और की जगह और लिख दो। ठीक है, यहाँ आप लाइन भी खींच सकते हो। अल्फा का मान कितना दिया, 3/2। ठीक है, यहाँ इंटू का निशान, इंटू -1/3 बराबर c/a। तो c यहाँ कितना दिया, -3, तो c की जगह -3, a कितना है, 6, तो यहाँ आ गया 6। ठीक है, अब यहाँ देखो 3/2 प्लस इंटू माइनस, -1/3 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 7/6। फिर और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, -3 का 1 से गुणा 3/3 का 2 से गुणा 6 बराबर -3/6। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपका LHS बराबर RHS आ गया, यानी इसकी तो सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हमें लसअप लेना है। लसअप कैसे लेना, 3 और 2 का गुणा होता है 6, क्रॉस गुणा करो, 3 त्रिया 9 -2 एकम 2 बराबर 7/6। अब 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। तो यहाँ भी क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ और की जगह लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और इसको हमने प्रूफ किया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है,
यहाँ पर भी दोनों साइड बराबर आ गई, यहाँ पर भी दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब हमने इनकी क्या कर दी, सत्यता की जांच कर दी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 6, समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। यानी यहाँ पर हमें x और y दोनों के मान जो है ज्ञात करने हैं। तो इसमें तो ये तो सिंपल है, कैसे करना है देखो, एक समीकरण हमें दी है x माइनस वाई प्लस 1 जो है, इस 1 को हम उधर भेज देते हैं, ठीक है, इस 1 को हम जो है इधर भेज देते हैं, तो बराबर अपनी जगह पर, और 0 का कोई मतलब है नहीं, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर 3x प्लस 2y, फिर बराबर ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो इधर हो गया प्लस का 12। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। आप कोई भी विधि का प्रयोग करके इनको हल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ x के साथ कौन है, गुणे में 3, यहाँ x के साथ गुणे में कोई नहीं है तो कितना है 1, तो यहाँ 3 और 1 का हम दोनों समीकरणों से क्रॉस गुणा करा के करेंगे। यानी यहाँ जो नीचे मुझे x हटाना है, इसके लिए ये करना पड़ता है, जैसे यहाँ 3 है तो 3 का गुणा में ऊपर वाली समीकरण यानी क्रॉस इससे करूँगा, और यहाँ 1 है तो इसका गुणा मैं नीचे वाले समीकरण से करूँगा। और गुणा कैसे करना है, इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा, और इससे सभी पदों से गुणा होगा। तो देखो 3 का x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x, माइनस की जगह माइनस, y का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3y बराबर, माइनस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस की जगह माइनस। इसी प्रकार देखो 1 का इन सब से गुणा करेंगे तो हमें वही मिलेगा, तो 3x प्लस 2y बराबर 12। अब होगा क्या ऐसा करने से, ऐसा करने से हमारा समीकरण सॉल्व होगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण के सबके निशान बदल देंगे। मुझे इसको 0 करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, यानी यहाँ मैं घटाऊंगा, तो घटाऊंगा, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस का है तो माइनस कर दो, ये भी प्लस का है तो इसको माइनस कर दो। अब देखो ये प्लस का और माइनस का, 3x में से 3x गया, कितना हो गया 0, यानी ये तो हट गया अपनी जगह से, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5y हो गया। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जुड़ेगा, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। अब माइनस का है ना, जुड़ेगा लेकिन उत्तर माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 गुणे में, इसको उधर भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ मिल रहा y बराबर माइनस का 15 अपनी जगह पर, ये गुणे में है भाग में जाएगा, माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 या 15, 3/1 का मतलब कितना होता है 3, तो y तो हमें कितना मिल गया 3 मिल गया। अब हमें x ज्ञात करना है, तो इस y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -1, और यहाँ हमें y का मान कितना रखना है 3, तो x माइनस वाई की जगह आएगा 3 बराबर -1। अब 3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर अपनी जगह पर, -1 अपनी जगह पर, ये माइनस का 3 उधर गया तो हो गया प्लस का 3, तो x बराबर हमें कितना मिल गया, 3 में से 1 घटाओ प्लस का 2, क्योंकि प्लस का बड़ा है, ठीक है। तो x हमें कितना मिल गया प्लस का 2, तो y तो हो गया 3 और x हो गया हमारा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगला प्रश्न है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको एक समलंब चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो इसको नाम क्या देना है, ABCD, तो ये हो गया A B C और ये हो गया D, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AB समानांतर CD दिया है, यानी ये भुजा जो है इसके क्या है, समानांतर हमें दी हुई है, और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम इसके विकर्ण खींच लेते हैं DB और AC, और ये दोनों विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं,
ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। हमें दिया है कि ए बी सी डी जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और हमें क्या दिया कि जो भुजा ए बी है वो इस सी डी के क्या है, समानांतर, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है यहाँ पर कि ए ओ भुजा जो है, ठीक है, ए ओ बटा बी ओ जो है वो बराबर है सी ओ बटा डी ओ के, सी ओ बटा डी ओ के, इसके बराबर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम एक रचना करेंगे। अब रचना क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक बिंदु P लेता हूँ, इस प्रकार लेता हूँ कि इस P और O को मिलाऊंगा तो ये जो PO होगा वो इस भुजा के भी समानांतर होगा और इस भुजा के भी समानांतर होगा। तो ये रचना इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PO इस प्रकार खींचा कि AB जो है वो PO के समांतर व CD जो है वो भी PO के समांतर, यानी ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। इस प्रकार हम इसकी रचना करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखो सिद्ध कैसे करना है अच्छे से समझना। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा सिद्ध, ठीक है, या उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति कैसे करनी है, तो यहाँ सबसे पहले देखो मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी और डी। ठीक है, ये त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर हमें कोई त्रिभुज दिया हो, ठीक है, और इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं से होकर हम एक ऐसी भुजा गुजारे कि वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। यानी ये भुजा बट्टा ये भुजा और ये भुजा बट्टा ये भुजा दोनों आपस में बराबर होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, है ना, जिसे हम BPT भी बोलते हैं, यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना। तो इस थ्योरम का उपयोग करके हम इसको सिद्ध करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ ABD में एक त्रिभुज बन रहा है और ये भुजा इसके क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात जो है वो इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी AP बट्टा PD, यानी पहले मुझे समांतर लिखना पड़ेगा कि यहाँ जो P है, PO है, वो इस AB के समांतर है। ठीक है, जब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है तो मैं लिख सकता हूँ कि AP बट्टा PD जो है वो बराबर होगा BO बट्टा OD की, BO बट्टा, अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना में यहाँ DO दिया है ना, तो यहाँ OD की जगह DO लिख दो, DO, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा के और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया बाई BPT से, यानी इस थ्योरम की सहायता से हमने ऐसा किया। अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ जिसमें ये भुजा कंपलसरी आए, यानी PO आए। तो अब वो त्रिभुज कौन सा है, देखो ये वाला त्रिभुज अब मैं ले रहा हूँ, नीचे ये वाला त्रिभुज। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखो ACD, त्रिभुज ACD में, इसमें भी देखो ये भुजा इसके समांतर है, यानी PO जो है वो समानांतर है DC की। ठीक है, जब ये दोनों भुजाएं समांतर है इसका मतलब इनका अनुपात इनके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी AP बट्टा PD जो है वो AO बट्टा OC या फिर CO भी लिख सकते हैं, CO इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 और ये भी किसके कारण होगा, BPT के कारण होगा, इस थ्योरम के कारण होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, यहाँ भी AP बटा PD है, यहाँ भी AP बटा PD है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ जो समीकरण 2 है यहाँ क्या है, AP बटा PD है, तो इसकी जगह मैं BO बटा DO लिख सकता हूँ, BO बटा DO। इसकी जगह ये क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। फिर यहाँ बराबर की जगह बराबर और AO बट्टा क्या है, CO है। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है तो यही गुणे में है, भाग में भेज दो, ये भाग में गुणे में भेज दो, ऊपर भेज दो, क्रॉस गुणा कर दो, तो CO ऊपर आ जाएगा
और नीचे डी ओ दे रखा है, ए ओ पहले से ऊपर है, ये बी ओ नीचे आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये थ्योरम करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले ये ले लो। ठीक है, अब इसके बाद ये ले लो। प्रश्न 8 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी -4,5 से समदूरस्थ है। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें एक बिंदु ए दिया है ना, ये बिंदु हमारा हो गया ए। ठीक है, और इस बिंदु से, ये वाला ले लेते हैं, इस बिंदु से दूसरा बिंदु जो है एक बी है। ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक क्या दिए, 6,5 दिया, बी बिंदु के निर्देशांक -4,5 दिए। ठीक है, और ये दोनों बिंदु जो है एक अन्य बिंदु है, इससे समान दूरी पर है। यानी यहाँ अगर मैं ये बिंदु पी लेता हूँ तो एपी की जो दूरी है वो बीपी की दूरी के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये इस बिंदु से दोनों जो है समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। ठीक है, और ये जो पी बिंदु है वो कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। हम जानते हैं कि देखो यहाँ ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसमें एक्स का निर्देशांक कुछ न कुछ तो होता है, लेकिन वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये मूल बिंदु पर 0 कितना होता है, वाई होता है। तो एक्स पर तो कुछ न कुछ संख्या होगी, लेकिन वाई निर्देशांक पर ये कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कब होता है, जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो तब उसके निर्देशांक x, 0 होते हैं। तो यहाँ P बिंदु के निर्देशांक हो गए x, 0। ठीक है, अब हमें दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है। दूरी वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता है, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ लगाना है। अब इस फॉर्मूले में मैंने एक ट्रिक बताई कि भाई x में से x को घटाना, y में से y को घटाना, बस ये ट्रिक यूज करनी है। तो देखो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो x में से x को घटाना, y में से y को घटाना। ठीक है, तो ये सीधा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि जो AP की दूरी है वो BP की दूरी के क्या है, बराबर है। ये हमें दिया हुआ है क्योंकि समान दूरी पर है दोनों। अब हम AP के दूरी का सूत्र लगाएंगे, और दूरी का सूत्र क्या होता है, √x में से x को घटाओ उसका वर्ग करो, प्लस y में से y को घटाओ उसका वर्ग करो। तो ये AP के लिए है। तो देखो A और P के निर्देशांक में x क्या है, 6, और यहाँ x क्या है, x, तो -x कर दो। y में से y को घटाओ, तो y क्या है यहाँ 5, तो 5, और y क्या है 0, तो -0, यानी x में से x के घटा के वर्ग कर दो, y में से y को घटा के वर्ग कर दो। यह आपको और भी अच्छे से कब समझ में आएगा, जब इससे संबंधित जो मैंने प्रश्नावली की वीडियो बनाई है वो आप देखोगे तो आपको इससे भी अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पर मुझे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फटाफट समझाऊंगा, है ना। फिर बराबर की जगह बराबर। अब मुझे बीपी का सूत्र लगाना है, यानी बी और पी के निर्देशांक। तो हम क्या करेंगे, x में से x को घटाएंगे, y में से y को घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वर्गमूल का निशान, x है -4 और उसमें से हमें x घटाना है, यानी -x ऊपर वर्ग प्लस y में से y को घटाना। तो y यहाँ पर है 5 और उसमें से हमें 0 को घटाना है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो जब बराबर दिया हो, दोनों तरफ रूट दिया हो, तो यहाँ वर्गमूल से वर्गमूल हम सीधा हटा सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हटता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर ही हटता है, तो आप डायरेक्ट हटा सकते हो। जब ये दोनों हट गए तो अब हमारे पास बचा 6 - x की घात 2। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a - b का वर्ग का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है a का वर्ग -2 × a × b प्लस b का वर्ग, है ना। फिर ये प्लस का निशान, और 5 - 0 का मतलब होता है 5, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, अब ये अगर a है और ये अगर b है तो a में आएगा 6, 6 का वर्ग हो गया। b का क्या है, x, तो यहाँ b की जगह आएगा x, a × b होता है, यानी यहाँ हो जाएगा 6 और x, यानी a का वर्ग -2 × ab प्लस b का वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 36 -6 दूनी 12 और x प्लस x की घात 2 प्लस 25। ठीक है, ये तो अभी इधर वाला सॉल्व हुआ। फिर बराबर के इधर देखो, ये -4 और ये -x, इसका वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a का वर्ग। ठीक है, फिर क्योंकि यहाँ दोनों तरफ माइनस है और उसका वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम a + b का फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। तो यहाँ +2 × a × b प्लस b का वर्ग
प्लस यहाँ 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, यहाँ भी 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ a कितना है -4, तो यहाँ -4 रख दो। फिर b कितना है -x, यहाँ -x रख दो। फिर a -4 और b -x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है वर्ग के अंदर, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 4 दूनी 8x, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस x की घात 2 और यहाँ प्लस का 25। अब देखो जब बराबर के दोनों साइड में, ठीक है, समान चिन्ह हो और दोनों तरफ हो तो वो कट जाते। तो देखो यहाँ भी प्लस का 25 और यहाँ भी प्लस का 25, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल क्यों होते हैं? क्योंकि जब इस 25 को इधर भेजूंगा तो ये माइनस का 25 होगा और ये प्लस का 25, तो 25 में से 25 गया 0, तो डायरेक्ट काट लेते। x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं कट रहा है, तो हम एक काम करते हैं, क्या बच गया यहाँ पर 36 माइनस 12x, इसको और इसको दोनों को इधर ले लेते हैं, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का 16 हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का 8x हो गया बराबर में 0। ठीक है, अब देखो -12 और -8, माइनस माइनस जुड़ेगा, ये हो गया माइनस का 20x। 36 प्लस का और ये माइनस का घटेगा, तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, और क्योंकि प्लस का बड़ा है तो ये प्लस का 20 आएगा बराबर में 0। अब 20 को वापस उधर भेजेंगे, तो -20x बराबर, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ 20 भाग में इधर जाएगा तो यहाँ गुणे में तो उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर -20 पहले से अपनी जगह पर, ये गुणे में है तो बट्टे में -20 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 20 एकम 20, 20 एकम 20। ठीक है, 1/1 का मतलब कितना हो गया, x यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ जो हमने P बिंदु लिया था, ठीक है, इसमें x हमारा कितना आ गया 1, और ये P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, P बिंदु के निर्देशांक 1,0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। और अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से, इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझना हो, पूरा डिटेल में समझना हो, तो आप इस चैप्टर की जो है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकते हो। अब है प्रश्न 9। प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण भी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन A और साइन C का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब यहाँ पर देखो हमें एक ABC समकोण त्रिभुज दिया है। ठीक है, ये हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये कोण हमारा कितना है 90 डिग्री का कोण है, और ये ABC त्रिभुज है ना, तो ये हम A ले लेते हैं, ये B और ये C ले लेते हैं। कोण भी 90 डिग्री, B 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब पहले तो हमें साइन A का मान ज्ञात करना है। ये देखो कोण A की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और क्योंकि हम A की बात कर रहे हैं, कोण A की, तो कोण A के सामने वाले जो भुजा होती है वो लंब बन जाती है, और कोण A से सटी हुई जो भुजा होती है वो आपका आधार बन जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन A का मान, और हमें किस किस के मान दे रखे, देखो AB हमें दे रखा है 24, AB कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। BC हमें 7 दिया है, यानी BC की लंबाई हमें कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है। हमें कर्ण नहीं दिया है, तो पहले तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, और कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, कर्ण बराबर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो देखो आधार हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आधार का वर्ग प्लस लंब हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग। ठीक है, करेंगे तो ये हो गया आपका 49, 7 7 49 होता है, प्लस 24 का वर्ग करेंगे यानी 24 इंटू 24, तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ो, देखो 9 और 6 15, हासिल का 1, 8 और 4 12, हासिल का 1, कितना हो गया 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर जो है हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया, कर्ण की लंबाई आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास आधार है, लंब है और कर्ण है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पहले तो ज्ञात करना है साइन A का मान। ठीक है, साइन A का मान। ठीक है, तो साइन A क्या होता है, देखो लाल बट्टा कक्का से मैंने आपको बता रखा है कि लंब बट्टा कर्ण ये साइन होता है, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, और साइन A है, साइन A। ठीक है, तो लंब क्या है, लंब हो गया 7, और कर्ण क्या है, कर्ण हो गया 25।
तो ये तो हो गया साइन ए का मान। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए, अब हमें चाहिए साइन सी का मान। अब देखो समझने वाली बात अब है साइन सी का मान, क्योंकि अब ये कोण सी की बात कर रहा है, तो कोण सी की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये तो हमारा बन जाएगी लंब। ठीक है, और इससे सटी हुई भुजा जो है ये बन जाएगी हमारा आधार। ठीक है, तो इस केस में साइन सी का मान क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब अब हमारा कितना है 24, तो यहाँ लंब की जगह आएगा 24 और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ 24/25 जो है हमारा साइन सी का मान होगा। तो ये आपको इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न 10 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी 40 मीटर लंबाई बढ़ रही है। कब बढ़ रही है, जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको उन्नयन और अवनमन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात आ रही है। तो यहाँ कैसा चित्र बनेगा, यहाँ पर सीधी सी बात है, मीनार 90 डिग्री की होती है, छाया नीचे की ओर बनती है। अब यहाँ से 60 डिग्री कब बनेगा, जब कोण बड़ा होगा। 30 डिग्री कब बनेगा, जब कोण छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ कोण छोटा है, यहाँ कोण बड़ा है, इसका मतलब यहाँ 60 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ 30 डिग्री कोण बनेगा। और यहाँ पर ये जो छाया की लंबाई है वो कितनी अधिक हो रही है, 40 मीटर अधिक लंबी हो रही है। कहाँ से अधिक लंबी हो रही है, यहाँ से। ठीक है, 40 मीटर अधिक लंबी हो रही है। तो ये लंबाई कितनी हो गई हमारे पास, x हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस त्रिभुज में हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसको हम h मान लेते हैं। इसको नाम दे दो त्रिभुज ए बी सी और ये बीच में आ गया आपका डी। तो पहले हम त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। ठीक है, नीचे वाली आधार हो गई क्योंकि कोण यहाँ आ रहा है, और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। अब हम सूत्र लगाएंगे सीधा टेन थीटा का। क्यों लगाएंगे टेन थीटा का, क्योंकि यहाँ पर देखो लंब और आधार हमें दिया हुआ है, और टेन थीटा में लंब बटा आधार होता है ना, इसलिए हम सीधा टेन थीटा लेंगे। और टेन थीटा कौन सा लेना है, 60 डिग्री लेना है। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो टेन 60 डिग्री बराबर, यहाँ पर लंब कितना है, h है, आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। ठीक है, टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान हमारे पास होता है √3। तो यहाँ आ गया √3 बराबर h बटा x। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऊंचाई का मान ज्ञात करना है ना, तो x को यहाँ ले लेते हैं, √3 को नीचे ले लेते हैं, है ना, x को ऊपर ले लो और √3 को नीचे ले लो। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, h बटा √3 मिल गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी टेन थीटा लेंगे क्योंकि हमें लंब और आधार दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि भाई टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। थीटा कितना है अब 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब तो वही है h, आधार कितना है, तो आधार यहाँ पर ये पूरा होगा x और 40, यानी x प्लस 40। और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये x प्लस 40 जो है भाग में है, तो ये इधर जाएगा गुणे में और ये इधर जाएगा गुणे में, तो एक के साथ ये गुणा होगा x प्लस 40 हो जाएगा, √3 h के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा h इंटू √3। अब देखो समीकरण 1 में हमारे पास x का मान है, तो यहाँ हम x का मान रखेंगे। तो x का मान कितना है, h बटा √3 प्लस यहाँ 40 है तो इसको 40/1 कर दो बराबर h इंटू √3। अब यहाँ हम लेंगे लसअप। ठीक है, तो चलो अब इसका लसअप लेते हैं। तो देखो लसअप कैसे लेना, √3 और 1 का गुणा करा के नीचे लिख दो √3। अब क्रॉस गुणा कराओ, 1 का h से गुणा h प्लस √3 का 40 से गुणा √3 40 बराबर यहाँ पर है h इंटू √3। ठीक है, अब √3 को इधर भेजेंगे गुणे में, ये भाग में गुणा में जाएगा, तो √3 गुणा √3 हो जाता है 3। तो हमें क्या मिल गया, h प्लस √3 इंटू 40 बराबर h इंटू 3। √3 और 3 गुणा हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, यानी हमें 3h मिल गया। ठीक है, h को हम इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो देखो ये 3h प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 3h प्लस h यही है पहले से,
उसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -√3 इंटू 40। ठीक है, अब -3h में से एक h गया क्योंकि प्लस माइनस घटता है, तो -3 में से एक गया तो बचा -2h बराबर -√3 इंटू 40। बराबर के दोनों साइड में जब माइनस होते हैं तो कट जाते हैं। ठीक है, अब ये दो गुणे में है, भाग में जाएगा तो h बराबर √3 इंटू 40/2। भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 20 बार। यानी ऊंचाई हमें कितनी मिल गई? 20 गुणा √3 मीटर मिल गई। कितनी मिल गई? 20 गुणा √3 मीटर मिल गई। तो इस प्रकार से हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले आप चित्र का स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस पूरे का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले चित्र बना लेना है। हम क्या करेंगे? किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त बनाने के बाद में आपको क्या करना है? दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा में जो ये केंद्र होता है वृत्त का, इनमें हमें एक व्यास खींच लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिंदु ए लिया है और बिंदु बी लिया है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है कि इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो आपस में समानांतर होती है। तो इसके लिए हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे PQ और दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे RS, और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है? समांतर है। तो क्योंकि ये प्रश्न 2 नंबर का है तो सीधा हम सिद्ध से ही इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है, का कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अतः देखो, हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा, और यहाँ से ये हमारा बिंदु अगर O है तो AO हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कोण 1 लिया है और इधर कोण 2 लिया है। अब आप देखो, ये कोण 1 और कोण 2 ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। हम जानते हैं कि जब दो स्पर्श रेखा को एक तिर्यक काटता है, ठीक है, या दो रेखाओं को कोई भी तीसरी रेखा काटती है और उसमें अगर ये एकांतर कोण 1 और कोण 2 ये आपस में बराबर हो जाते हैं, तो एकांतर कोण बराबर होने के कारण समान ये जो रेखाएं होती है वो आपस में क्या होती है? समांतर होती है। ये क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई ये स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ कोण 1 बराबर 90 डिग्री, कोण 2 बराबर 90 डिग्री, कोण 1 और कोण 2 90 डिग्री होगा। अब देखो, कोण 1 बराबर क्या हो गया? कोण 2 हो गया, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के, तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। और कोण 1 और कोण 2 यहाँ पर क्या है? यह दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एकांतर कोण बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा PQ है वो RS के क्या होगी? समांतर होगी। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हो कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव क्या होती है? समांतर होती है। प्रश्न 12 है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दिया है? हमें यहाँ पर एक वृत्त दिया है। ठीक है, इस वृत्त में ये हमारा क्या हो गया? केंद्र हो गया। और अगर मैं यहाँ पर एक जीवा खींचूं, कोई भी जीवा, ठीक है, तो इस जीवा से यहाँ केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। यानी यहाँ पर मैंने दोनों त्रिज्याएं खींच दी और यहाँ पर कोण कितना आ गया? 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, और हमें इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी दी? 12 सेंटीमीटर की दी। और हमें इसके संगत लघु तथा दीर्घ दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम संगत लघु त्रिज्याखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। और सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखो, सूत्र होता है
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पाई का मान हमें पता है, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो बट्टा तो यहाँ पहले से है तो 7 को नीचे भेज देते हैं, ये हो गया 22/7। फिर यहाँ इंटू का निशान आर स्क्वायर, यहाँ देखो त्रिज्या कितनी दी है 12, तो आर की जगह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और स्क्वायर का मतलब 12 का 12 से गुणा, इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ आ गया। फिर यहाँ नीचे 360 है तो गुणे में कितना आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि 22/7 इसका नीचे आएगा तो यहाँ गुणे में 360 डिग्री लेना है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो फिर से 12 गुणा 12, ठीक है, इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 चला गया, फिर 6 एकम 6, 6 छंग 36 होता है, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। फिर 22 और 2 का गुणा कितना हो गया 44, गुणा यहाँ ऊपर क्या बच गया 12, बट्टे में नीचे कितना बच गया 7, माइनस ये हो गया 1/2। फिर यहाँ पर साइन 60 का मान हम लगा देते हैं, ठीक है, तो इंटू 12 गुणा 12, और साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर यहाँ 2 से इसको हम काट सकते हैं 3 बार, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 44 और 12 का गुणा करेंगे, तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 48 का 8, हासिल का 4, 12 चौक 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, यानी ये हो गया 528/7, माइनस ये कितना हो गया 3, और यहाँ 12 का गुणा, तो 12 तिया 36, तो ये हो गया 36√3, ठीक है। और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसको हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो हमारा हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर इस पूरे वृत्त में से मैं ये हिस्सा हटा दूं, खाली ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि मुझे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, ये क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसमें से ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। कितना आया हमारे पास में 528/7, 528/7 माइनस 36√3, ठीक है। अब देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, इंटू आर का मान 12 गुणा 12, माइनस ये हो गया 528/7 माइनस 36√3, ठीक है। अब देखो कुछ कटता नहीं है तो हम ऊपर गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ पर 22, 12 और 12 का गुणा हो जाएगा 144, बट्टे में नीचे आएगा 7, ठीक है। फिर यहाँ से हम कोष्टक को खोलेंगे तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस इंटू माइनस, माइनस ये हो गया 528/7, माइनस इंटू माइनस अंदर हो जाएगा प्लस 36√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनका गुणा कराना है और लसअप भी लेना है, तो लसअप इन दोनों में ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें नहीं ले रहा हूँ। तो लसअप कितना आ गया 7 आ गया, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखो 22 चौक कितना होता है 88, 88 का 8, हासिल का 8, 22 चौक 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा 96, तो 96 का 6, हासिल का 9, तो 22 एकम 22, 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31, तो ये हो गया 3168 माइनस 528 प्लस 36√3, ठीक है। ये हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। पेपर बनाने वाले ने जो 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्न है वो 2-2 नंबर वाले प्रश्न बना दिए, चलो कोई बात नहीं। अब हम घटाएंगे तो घटाने पर हमें मिलेगा 2640, 2640/7 प्लस 36√3, और ये हमारा हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 करना है। अब देखो प्रश्न 13, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है और दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें ईंटों की आवश्यक संख्या ज्ञात करनी है। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो देखो क्या दिया हुआ है, आयतन ज्ञात करना हमें, क्योंकि दीवार बनाने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। तो बड़े भाग का आयतन बटा छोटे भाग का आयतन जब हम भाग देंगे तो हमें ईंटों की संख्या मिल जाएगी। उससे पहले देखो, उससे पहले ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, और नीचे ये वाला भी मीटर में है, और नीचे सारी ईंटों की जो माप दे रखी है वो सारी सेंटीमीटर में। तो हम इन सभी को जो है पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हमें दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो यहाँ पहले हम इनको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो दीवार की लंबाई दी है 5 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो 5 इंटू 100 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 500। तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो ये तो पहले से सेंटीमीटर में, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर दीवार की ऊंचाई हो गई 3 मीटर, तो 3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, 3 गुणा 100 करेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ईंट की विमाएँ हमें दी हुई है, तो देखो ईंट की लंबाई हमें कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ 20 ये लंबाई है, फिर गुणा ये चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमें दी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई हमें कितनी दी ईंट की, तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्रश्न में दी हुई है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो ईंटों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ईंटों की संख्या बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम दीवार बना रहे हैं तो दीवार बनाने में हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, यानी बड़े आयतन में हमें छोटे आयतन का भाग देना है। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ देखो लंबाई कितनी है, 530 और 300, तो ऊपर आ जाएगा 500 इंटू 30 इंटू 300, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गई। और अब नीचे भी 20 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ठीक है, अब यहाँ देखो पॉइंट है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर हम 10 का गुणा करेंगे। चलो अब जो कटता है उसको काट देते हैं। तो देखो यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, अब हम भाग देते हैं। तो देखो यहाँ पहले तो 2 है, 2 एकम 2, यहाँ भाग जाएगा 25 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ 75 है, तो 25 और 75 इन दोनों में 25 का पहाड़ा है, तो 25 एकम 25 और 25 त्रिया 75, और यहाँ 3 से 3 कट गए। अब 300 और 10 का गुणा कितना हो गया, 3000 हो गया। तो यहाँ कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 3000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ लिख दो ईंटें। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपका सॉल्यूशन केवल इतना सा है। ठीक है, ऊपर तो मैंने क्या लिखा है, इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मीटर से सेंटीमीटर में बदल दिया है। ठीक है, यानी उत्तर केवल इतना सा है। आप अगर एग्जाम में इतना सा भी करोगे ना तो अभी पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन हमारे कोई गलती ना हो इसके लिए हमें ये वाला करना पड़ता है ना। चलो अगला प्रश्न 14 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये जो आंकड़े हैं अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो जब अवर्गीकृत आंकड़े हमें दिए हुए तब माध्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, अच्छे से समझना। तो देखो एक तो हमें दिया है x, है ना, यानी आंकड़े, और फिर इनकी बारंबारता, यानी ये 20 आंकड़ा कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो इनकी बारंबारता भी हमें दी हुई है। अब हमें इनकी CF ज्ञात करनी है, तो पहले हम x और f के मान लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर x 20 पर बारंबारता आ रही है 6, फिर 25 पर आ रही है 20, ठीक है, फिर 28 पे 24,
फिर 29 पे 28 और 33 पे 15, 38 पे 4 और 42 पे 2 और 43 पे 1। ये इनकी बारंबारता आ रही। अब हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए CF ज्ञात करना पड़ता है। और CF कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो F का जो मान है पहला, उसको सेम हमें रखना है पहले स्थान पर, ठीक है। अब हमें तिरछे जोड़ते जाना है। तिरछे मतलब 20 में हमें 6 जोड़ना है, तो 20 और 6 कितना हो गया 26। फिर तिरछा जोड़ेंगे, 26 में 24 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, हासिल का 1 2 1 3 और 2 5 50। फिर 28 और 50 को जोड़ेंगे तो 8 और 7 78। फिर 15 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, हासिल का 8 और 1 9, ठीक है। फिर 4 जोड़ेंगे तो 97, 2 जोड़ेंगे तो 99 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ये जो लास्ट वाला आंकड़ा हमें मिला है 100, इसे हम n कहते हैं। क्या कहते हैं? n, ठीक है। और जब भी हम बारंबारता की जोड़ करेंगे यानी सिग्मा f करेंगे तो इन सब की जोड़ भी हमें कितनी मिलनी चाहिए? 100 मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो आंकड़ा मिल रहा है वो इस f की जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो हमारा सही है, नहीं तो कोई ना कोई गलती हुई है, ठीक है। अब क्योंकि ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो इसका माध्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं? हमें क्या करना है? n/2 करना है, ठीक है। n/2 के बराबर यदि कोई आंकड़ा आता है या इससे अधिक वाला आंकड़ा हमें देखना है। अधिक CF हमें देखना है। हमें क्या देखना है? इससे अधिक CF देखना है। अगर बराबर है तो बराबर देखना है, नहीं तो इससे ज़्यादा है तो उसको CF को हमें देखना है। अब n कितना है? 100, 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया? 50 आ गया। अब यहाँ देखो CF में 50 है, ठीक है, इसके बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो हम इससे ठीक अधिक वाला CF देखते हैं, ठीक है। n/2 हमारे कितना आया? 50 आया। अब हमें माध्यक चाहिए, तो माध्यक हमेशा किस में निकलता है? x के मान में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता f के सापेक्ष x का जो मान है वो कितना है? इसके सापेक्ष x का मान कितना है? 28। तो हमारा माध्यक जो है वो कितना हो गया? 28 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है प्रश्न 15। प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे और दोनों पासों के अंक का योग जो है वो 7 प्राप्त होगा। तो पहले हम तो इसकी पहले की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। पहला ये क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पासे हैं और दोनों पासों को जब हम फेंकेंगे तो जैसे मान लो ये पासा है और ये भी पासा है, तो दोनों में समान अंक आना चाहिए। यानी इसमें 1 आया तो इसमें भी 1 आना चाहिए, इसमें 2 आया तो इसमें भी 2 आना चाहिए। तो ऐसी कुल कितनी संभावनाएं बनती है उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों पासों में समान अंक की प्रायिकता। दोनों पासों में समान अंक। अब समान अंक कौन कौन से हो सकते हैं पहले तो वो लिख देते हैं। तो दोनों पासों में समान अंक पहला तो हो सकता है दोनों पासों में 1 1 आए, फिर 2 2 आए, ठीक है, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए या फिर 6 6 आए। तो ऐसी कुल कितनी संभावना बन रही है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि कुल यहाँ पर 6 संभावनाएं बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम सीधा सूत्र लगाते हैं। अब क्योंकि ये पहले प्रश्न का उत्तर है तो सीधा लिख देते हैं प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ठीक है। तो कुल परिणाम देखो, एक पासे में 6 और दो पासे में जब हम दोनों पासों की कुल परिणाम, तो देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था आपको कि एक पासे की बात हो तब कुल परिणाम 6 होता है और दो पासे की बात हो तो कुल परिणाम 36 होता है। तो यहाँ पर हमारे कुल परिणाम तो हो गए 36 और अनुकूल परिणाम यानी यहाँ समान अंक कितनी बार आ रहे हैं? 6 बार आ रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा 6। अब हम काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36, यानी 1/6 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है? 7 से ज़्यादा अंक जब दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 7 प्राप्त हो। यानी कि 7 हमें कब प्राप्त होगा? तो देखो जब एक पासे में हमारा 1 आए और दूसरे पासे में 6 आए तो हमें 7 प्राप्त होगा।
एक पासे में 2 आए, दूसरे पासे में 5 आए तो हमें 7 प्राप्त होगा। फिर 3 और 4 आए तो 7 प्राप्त होगा। 4 और 3 आए तो 7 प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर 5 और 2 आए तो 7 प्राप्त होगा। 6 और 1 आए तो 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें तो हमने सीधी गिनती लिखी और यहाँ हमने उल्टी गिनती लिखी। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टोटल कितनी स्थितियां बनी, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी 6 स्थितियां बनी। तो यहाँ हम लिखेंगे अंकों का योग 7 हो। तो ऐसी कितनी संभावनाएं बनती है, पहले वो सारी संभावनाएं हम लिख देते हैं। 1,6, ठीक है, 2,5, फिर हमारा 3,4, ठीक है, और 4,3, फिर उसके बाद में 5,2 और 6,1। तो यहाँ भी कितनी संभावनाएं बनी, 6 संभावनाएं। तो सीधा प्रायिकता का आपको फॉर्मूला लगाना है और उत्तर लिखना है। यहाँ भी 6 संभावनाएं बनी तो अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 36, भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो दोनों प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये रफ कार्य ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया मैंने।